हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेदांता के डीलिस्टिंग के बारे में। जानेंगे कि क्यों वेदांता अपना स्टॉक को डीलिस्ट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज से, और एज अ शेयर होल्डर जिनके पास वेदांता के शेयर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इजी इन्वेस्ट। हाय, दिस इज CA कृष्णा जोशी। डीलिस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले डीलिस्टिंग्स दो टाइप की होती हैं, इनवॉलेंटरीली और वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी जो होता है बेसिकली सेबी या अदर रेगुलेटरी बॉडीज आपके स्टॉक को डीलिस्ट कर देती हैं। वो बेसिकली होता है जब या तो कंपनी फ्रॉड है, या उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यूज है, या फिर कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। ये कुछ रीजंस हैं जिनमें इनवॉलेंटरी डीलिस्टिंग होता है। और वॉलेंटरी डीलिस्टिंग बेसिकली जैसे कि कंपनी खुद से करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स अगर हाँ बोलते हैं तो डिलिस्ट होता है शेयर। रीज़न, अब जैसे वेदांता का क्या रीज़न है, तो बेसिकली वेदांता का काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी सब्सिडरीज कंपनीज हैं वेदांता की। वेदांता बेसिकली अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहता है डीलिस्ट करने के लिए। डीलिस्ट करने से उसे वो करने में बहुत ही आसानी होगी, सिंप्लीफाई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। और एक चीज़ है कि इसके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इससे इतने खुश नहीं हैं, बिकॉज आप देखेंगे तो शेयर इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी इतनी कुछ खास नहीं है। और अगर आप देखेंगे शेयर प्राइसेस तो ऑल टाइम हाई 370 था, और फिर 79 था जब डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई थी। तो उसके बाद से द शेयर प्राइस 90s के आसपास अभी चल रहा है। और 2021 में 2 बिलियन का डेट भी वेदांता को पे करना है अपने बैंक्स को। ये कुछ रीजंस हैं। और प्रमोटर्स अपने स्टॉक प्राइसेस या जो न्यूज़ है उससे खुश नहीं है। ये कुछ रीजंस है। अब जानते हैं कि डीलिस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास शेयर पड़े हैं और मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि डीलिस्टिंग इतना जल्दी नहीं होता है। पास्ट में भी कुछ कंपनीज डीलिस्ट हुई हैं, जैसे कि एक रिसेंटली एक कंपनी SR ऑयल डीलिस्ट हुई थी। उसे 4 से 5 साल लग गए थे डीलिस्ट होते होते। वही है कि इतना इजीली डीलिस्ट नहीं होता है कोई भी शेयर। अब आते हैं प्रोसेस पे। तो डीलिस्टिंग प्रोसेस क्या है बेसिकली। सबसे पहले डीलिस्टिंग प्रोसेस के लिए बोर्ड मीटिंग होती है, जो कि हाल ही में कल 18 मई को हुई थी बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अभी बोर्ड इंटीमेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को, और इन्होंने एक इंडिकेटिव प्राइस बताया है जो 87.5 है। ये इंडिकेटिव प्राइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर्स इसी प्राइस पे कंपनी खरीदेगी आपसे वापस, बट ये एक जस्ट इंडिकेटिव प्राइस है, बिकॉज ये एक आप बोल सकते हैं फ्लोर प्राइस टाइप है। अब शेयर होल्डर मीटिंग्स भी होगी, जो AGM, बिकॉज ये जो प्राइमरी जो था बोर्ड का अप्रूवल तो ले लिया, अब सेकेंडरी अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर्स का लेंगे। तो शेयर होल्डर्स में आपके आ जाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, और उसके बाद वो भी इंटीमेट होगा। इसमें बेसिकली जो ये AGM या स्पेशल रिजोल्यूशन जो शेयर होल्डर का अप्रूवल होगा, उसमें जस्ट येस या नो पूछा जाएगा। अभी डीलिस्टिंग होगी कि नहीं वो पता नहीं चलेगा, बट येस या नो है। अगर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया तो डीलिस्टिंग यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। इसमें भी आपको कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस को और सेबी को इंटीमेट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि कंपनी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगी। मर्चेंट बैंकर क्या है, जो एक कंपनी या फर्म होगी जो इनिशिएट पूरा प्रोसेस जो है वो संभालेगी। ये इंचार्ज होगी प्रोसेस का। उसके बाद मर्चेंट बैंकर रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है कि मर्चेंट बैंकर का काम है इस प्रोसेस में टू अंडरस्टैंड, कि समझना है कि इन्वेस्टर्स कौन से प्राइस पे एग्री करेंगे शेयर को बेचने के लिए, ताकि डीलिस्टिंग में उन्हें आसानी हो। बेसिकली इसमें ये मर्चेंट बैंकर प्राइस डिस्कवरी करेगा,
लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस शेयर से वो समझेगा, और फिर उसके बाद एक फ्लोर प्राइस फिक्स करते हैं। बट ये इतना इजी नहीं है। उसके बाद भी अगर सपोज कंपनी के पास इतने कैश नहीं है कि उस प्राइस पे आगे जाए, तो प्रोसेस वहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है। फिर बिडिंग प्लेस होगी, उसके बाद एक एस्क्रो अकाउंट क्रिएट होगा। जो एस्क्रो अकाउंट एक ऐसे टाइप का अकाउंट है जो स्पेशल पर्पस के लिए ओपन होता है, तो उसी पर्पस के लिए उसमें फंड्स जाते हैं और उसी पर्पस के लिए फंड्स उसमें विड्रॉ हो सकते हैं। तो प्रोमोटर अपने फंड्स उस एस्क्रो अकाउंट में डालेंगे और वो शेयर होल्डर्स को बाद में मिल जाएंगे। सो फिर उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, जैसे कि प्रोस्पेक्टस और जब आईपीओ के टाइम पे एड्स आती हैं, वैसे ही एक पब्लिक अनाउंसमेंट होगा कि डीलिस्ट हो रहा है और ये आप बिड कर सकते हैं। और मर्चेंट बैंकर की डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। और एक चीज़ है, इसके बाद आपको लेटर ऑफ डिस्पैच मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मेल आएगा बेसिकली कि आप बिड कर सकते हैं अगर आपको बिड करना है तो। सो अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर्स को हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए डीलिस्टिंग के लिए। सो आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स अगर ना बोल देते हैं तो प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और अगर 90% शेयर होल्डर्स हाँ बोलते हैं तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा डीलिस्टिंग के लिए। सो अब एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या आपका वोट काउंट होगा इस कंपनी के डीलिस्टिंग के डिसीजन में? तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज इसमें आपके शेयर्स का कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है बेसिकली। बिकॉज अगर आप ना भी बोलेंगे तो भी डीलिस्टिंग हो सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है इस कंपनी में, बिकॉज उनके पास 7.26% के शेयर्स हैं, 7.26% के ही शेयर्स हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो हैं जो 2 लाख से कम के शेयर्स होल्ड करते हैं, 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स होल्ड करते हैं। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स होल्ड करते हैं इंडिविजुअल्स, उनके पास भी 0.28% की होल्डिंग है। सो टोटल होल्डिंग 7.54% है, जो कि उसके अलावा बावजूद भी 90% अप्रूव हो सकता है और आप डीलिस्टिंग शेयर होके रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते अगर सबने यस बोल दिया तो। सो बेसिकली प्रोमोटर्स के पास 50.14% है होल्डिंग, और बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके पास 42.32% है। सो अगर इन्होंने भी हाँ बोल दिया, बिकॉज प्रोमोटर्स का तो हाँ ही है, तो शेयर डिलिस्ट होके रहेगा और एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अब आप क्वेश्चन आएगा कि आपको डीलिस्टिंग के चिंता करनी चाहिए कि नहीं एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सो मैं बेसिकली कहूँगा कि चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, बिकॉज आपको बेसिकली डीलिस्ट मतलब आपके पास ऑप्शन तो है नहीं। सो अगर आप चाहें तो अपने शेयर्स होल्ड कर सकते हैं आफ्टर मतलब डीलिस्टिंग के बाद भी, बट उसकी लिक्विडिटी कुछ नहीं रहेगी और आप उन्हें बेच नहीं पाएंगे। कहाँ बेचेंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट भी नहीं है। सो डीलिस्टेड शेयर्स आपके बिकेंगे नहीं, सो हाईली इलिक्विड असेट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप डीलिस्टिंग के प्रोसेस में हाँ बोलकर अपने शेयर्स बेच दें। सो आप अपने एप्लीकेशन ये इसके सब शेयर होल्डर्स के हाँ बोलने बाद कंपनी एक फाइनल एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को लिखती है और विद इन अ ईयर शेयर डिलिस्ट हो जाता है। सो यही है कंक्लूजन कि बेसिकली आप हाँ बोलिए और अपने शेयर्स दे दीजिए तो फ़ायदे में रहेंगे, वरना फिर वो ज़ीरो लिक्विडिटी आपकी हो जाएगी, आप उस शेयर्स को कभी बेच नहीं पाएंगे। और यही है। सो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आप नोटिफिकेशन आइकॉन भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे हमारे न्यू वीडियोस के। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। सो स्टे सेफ, स्टे बुलिश, थैंक यू।